Hello everyone, my name is Priyanka Solanki. I am a student of Government Mira Girls College, Udaipur. Today I represent a seminar presentation on topic transgenic plants, BT cotton, BT brinjal, transgenic golden rice and transgenic sweet potato. सबसे पहले हम बात करेंगे कि ट्रांसजेनिक प्लांट्स क्या होते हैं। तो उसकी हम डेफिनेशन देखते हैं कि प्लांट्स आर रेफर्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन एंड दिस टेक्निक इज़ नोन एज जेनेटिक। प्लांट्स जो है उन्हें हम ट्रांसफॉर्मेशन से रेफर करेंगे और ये जो टेक्निक है उसे हम जेनेटिक टेक्निक कहेंगे। द टर्म ट्रांसजेनिक प्लांट्स रेफर टू द प्लांट्स हुज डीएनए इज मॉडिफाइड थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग। जो ट्रांसजेनिक प्लांट जो टर्म है उसे हम रेफर करते हैं उन प्लांट से जिनका डीएनए जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा मॉडिफाइड किया गया है। दिस मीन्स दैट वन और several genes from a different species are introduced and combined with the genetic material of the plant which changes the traits of the original genome। इसका मतलब ये है कि जो भी जीन्स होते हैं डिफरेंट स्पीसीज के जो जीन्स होते हैं जिन्हें हम कंबाइंड इंट्रोड्यूस करते हैं जिन्हें हम इंट्रोड्यूस करते हैं वो उन्हें उस जेनेटिक मटेरियल को हम कंबाइन करते हैं और जो ओरिजिनल जीनोम होता है प्लांट का उसे हम उस कंबाइंड जीनोम से चेंज करते हैं। Transgenic plants are particularly valuable in agriculture as well as in various industries, example like in the pharmaceutical industries। ट्रांसजेनिक प्लांट जो होते हैं इनका एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इन ट्रांसजेनिक प्लांट्स का, और अलग अलग इंडस्ट्रीज में भी इन प्लांट्स का बहुत यूज़ होता है। जैसे कि हम फार्मा वाली जो इंडस्ट्रीज होती है उनमें इनका यूज़ देखते हैं। इन 1983 द फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर प्लांट जो था वो 1983 में डिस्कवर किया गया था बाय माइकल डब्ल्यू बीवन, रिचर्ड बी फ्लेवल एंड मैरी डेल सिल्टर। द इन्फेक्टेड टोबैको विद एग्रोबैक्टीरियम ट्रांसफर्ड विद एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स। इन्होंने जो है जो इन्फेक्टेड टोबैको था उसे इन्होंने जो है टोबैको को एग्रोबैक्टीरियम से इन्फेक्ट किया और जो एंटीबायोटिक इस टोबैको जो इन्फेक्टेड जो टोबैको होता है उसे हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स कहते हैं। एंड थ्रू टिश्यू कल्चर टेक्निक्स वर एबल टू ग्रो अ न्यू प्लांट कंटेनिंग द रेजिस्टेंस जीन। और टिश्यू कल्चर टेक्निक के द्वारा हम जो है न्यू प्लांट कंटेन करने में इस रेजिस्टेंस जीन से हम न्यू प्लांट कंटेन करने में ग्रो करने में टिश्यू कल्चर टेक्निक के द्वारा हम प्लांट को ग्रो करने में सफल हुए थे। In 2000, vitamin A enriched golden rice was the first plant developed with increased nutrient value। इन साल 2000 में हमें गोल्डन राइस की जो किस्म थी वो मिलती है चावल की जिसमें जो विटामिन ए होता है वो भरपूर मात्रा में होता है। इस प्लांट को डेवलप किया था जिसमें जो न्यूट्रिएंट वैल्यू थी वो बहुत ज़्यादा थी। द 6 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स आर resistance to biotic stresses, resistance to abiotic stresses, improvement of crop yield and quality, transgenic plants with improved nutrition, commercial transgenic crop plants and transgenic plants as bioreactors। transgenic plants के 6 applications थे जिसे हम क्रॉप की यील्ड और उसकी क्वालिटी की इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, और ट्रांसजेनिक प्लांट जो होते हैं उनका हम न्यूट्रिशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, और जो ट्रांसजेनिक जो प्लांट्स होते हैं वो कमर्शियल भी होते हैं और इन्हें हम एज अ बायो रिएक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल मेरा है ट्रांसजेनिक प्लांट का, वो है ट्रांसजेनिक बीटी कॉटन, गॉसिपियम स्पीसीज। कॉटन का बॉटनिकल नेम गॉसिपियम स्पीसीज। इसका जो हम इंट्रोडक्शन देखेंगे वो ये है ट्रांसजेनिक बीटी कॉटन। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे ट्रांसजेनिक बीटी कॉटन का इंट्रोडक्शन होगा। द कॉटन इज़ वन ऑफ द मेजर फाइबर क्रॉप्स ऑफ ग्लोबल सिग्निफिकेंस। कॉटन जो है फाइबर क्रॉप्स में जो है सबसे मेजर फाइबर है कॉटन। इट इज़ कल्टिवेटेड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ मोर देन 80 countries of world with an annual production of 90 to 20 million tons of bales। China, USA, India, Pakistan, Uzbekistan, Australia, Brazil, Greece, Argentina and Egypt are major cotton producing countries। कॉटन जो है वो सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल रीजन्स में मेनली 80 कंट्रीज़ में और ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है इसका प्रोडक्शन किया जाता है। दिस कंट्रीज कंट्रीब्यूट नियरली 85% ऑफ द ग्लोबल कॉटन प्रोडक्शन। ये जो कंट्रीज़ है ये 85% तक ग्लोबल कॉटन प्रोडक्शन करती है सभी कंट्रीब्यूट करके। इन इंडिया द क्रॉप इज़ ग्रोन इन
एग्रोक्लाइमेटिक सिचुएशन अक्रॉस 9 मेजर स्टेट्स विज Maharashtra, Gujarat, Madhya Pradesh, Punjab, Haryana, Rajasthan, Andhra Pradesh, Karnataka and Tamil Nadu. The crop is also grown on small area in Odisha, Assam, UP and West Bengal. इंडिया में ये क्रॉप जो है वो एग्रोक्लाइमेटिक सिचुएशन जहाँ पे होती है वहाँ पर ये मिलती है। और जो हमारे जो 9 मेजर स्टेट्स है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश एक्सेट्रा, वहाँ पर ये क्रॉप जो है ग्रोन की जाती है। और ये जो क्रॉप है जो स्मॉल एरिया में भी कभी कभी ग्रो किए जाते हैं, जैसे उड़ीसा है, आसाम है, वेस्ट बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, वहाँ ये क्रॉप ग्रो की जाती है। नियरली 60 मिलियन पीपल्स आर इंगेज इन कॉटन प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग। 60 मिलियन पीपल जो है कॉटन की प्रोडक्शन में, उसकी मार्केटिंग में, उसकी प्रोसेसिंग में जो है इंगेज होते हैं। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री विच यूटिलाइज द कॉटन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू अबाउट 16% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स। टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कि कपड़ा उद्योग में कॉटन जो है उसका यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है, 16% तक किया जाता है पूरा टोटल वर्कफोर्स। कॉटन इज इन इट्स वेरियस फॉर्म्स ऑल्सो सर्व्स एज रॉ मटेरियल फॉर मोर देन 25 इंडस्ट्रीज। कॉटन का जो रॉ मटेरियल होता है, जैसे इसके बीज होते हैं या फिर बीज की जो खली होती है, उनका जो है 25 इंडस्ट्री उससे भी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में कॉटन को जो है सर्व किया जाता है। कॉटन की हम हिस्ट्री ऑफ बीटी। In 1901, Cijetan Isivatari first isolated the bacterium Bacillus thuringiensis as the cause of the Soto disease. Soto disease में Cijetan Isivatari ने फर्स्ट आइसोलेटेड किया था बैक्टीरियम बेसिलस थ्यूरिंजिस को एज द कॉज ऑफ सोटो डिजीज में। 1915 बर्लिनर रिपोर्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ अ क्रिस्टल विद इन बीटी। बीटी मीन्स बैक्टीरियम बेसिलस थ्यूरिंजिएंसिस। और बर्लिनर ने बीटी के अंदर क्रिस्टल की एग्जिस्टेंस को रिपोर्ट किया था इन 1915, बट द एक्टिविटी ऑफ दिस क्रिस्टल वाज नॉट डिस्कवर्ड अंटिल मच लेटर। लेकिन उसकी जो एक्टिविटी होती है क्रिस्टल की वो उस समय डिस्कवर्ड नहीं हुई थी, उस समय सिर्फ क्रिस्टल की एग्जिस्टेंस को ही रिपोर्ट किया गया था। इन 1956 रिसर्चर्स हैने विच फिट्ज़जेम्स एंड एंगस फाउंड दैट द मेन इंसेक्टिसाइडल एक्टिविटी अगेंस्ट मोस्ट इंसेक्ट वाज ड्यू टू द क्रिस्टल। इन 1956 में रिसर्चर्स ने ये रिसर्च किया कि बैक्टीरियम बेसिलस थ्यूरिंजिएंसिस की जो एक्टिविटी होती है, उसकी जो इंसेक्टिसाइडल एक्टिविटी होती है अगेंस्ट मोथ इंसेक्ट्स के, वो होती है वो क्रिस्टल की वजह से होती है। इन 1958 इन द यूएस बीटी वॉज यूज कमर्शियली। 1958 में यूएस में बीटी को जो है कमर्शियली यूज़ किया जाने लगा। इन 1961 बीटी वॉज रजिस्टर्ड एज अ पेस्टिसाइड। 1961 में बीटी को पेस्टिसाइड के रूप में रजिस्टर किया गया। In 1996 बीटी कॉटन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इनटू यूएस एग्रीकल्चर। यूएस एग्रीकल्चर में बीटी कॉटन को फर्स्टली इंट्रोड्यूस किया गया था इन 1996। हम बीटी कॉटन को यूज़ क्यों करते हैं इन इंडिया? वाई बीटी कॉटन? हमें बीटी कॉटन का यूज़ क्यों करना पड़ा? इन इंडिया 162 स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स पेस्ट अटैक different stages of cotton. The sucking pest complex comprising of aphids, chassids, stripes and whitefly are widespread and fairly serious. However, their damage can be efficiently contained by the existing practices of cultural, chemical, biological and host resistance means. इंडिया में 162 स्पीसीज इंसेक्ट्स की थी जो कि कॉटन की जो यील्ड होती थी उनको पूरी तरीके से ख़राब कर देती थी और हमें कॉटन का बहुत भारी नुकसान होता था। इन इंसेक्ट्स में कुछ एग्जांपल है, जैसे कि एफिड्स होते हैं, जेसिस होते हैं, वाइट फ्लाई होती है। ये जो होती है पूरी वायरस स्प्रेड होती थी और सारे कॉटन की क्रॉप को ख़राब कर देती थी। और इससे हमें नुकसान, हमें क्रॉप का कल्चरल, केमिकल, बायोलॉजिकल और होस्ट रेजिस्टेंस, इन सारे टाइप से हमें क्रॉप की हानि उठानी पड़ती थी। द बॉलवर्म्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट टिश्यू फीडर्स एंड हाईली डैमेजिंग। जो बॉलवर्म्स होते थे, जो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टिश्यू फीडर्स होते थे, वो हाईली डैमेज होते थे। थ्री टाइप्स के बॉलवर्म्स होते थे। अमेरिकन बॉलवर्म, जिसका बॉटनिकल नेम है हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा। पिंक बॉलवर्म, जिसका बॉटनिकल नेम है पैक्टियोनफोरा गोसिपिएला। एंड स्पॉटेड बॉलवर्म, जिसका बॉटनिकल नेम है इरियस वाइटेला। नॉर्मली रेफर्ड एज बॉलवर्म कॉम्प्लेक्स आर फार द मोस्ट डैमेजिंग एंड लॉस इंड्यूसिंग पेस्ट ऑफ कॉटन। कॉटन की स्पीशीज़ में जो बॉलवर्म स्पीशीज़ होती है वो सबसे ज़्यादा डैमेज होती थी और सबसे ज़्यादा लॉस को इंड्यूस होता था।
Among them, Helicoverpa emerged as a key pest all over the country, causing as high as 80% losses in cotton. हेलिकॉर्वेरा यानी कि जो अमेरिकन बोलवर्म था उससे हमें 80% लॉस होता है कॉटन की खेती में। क्राइब प्रोटीन, स्ट्रक्चर ऑफ क्राइब प्रोटीन, इसमें जो क्राइब प्रोटीन होता था क्रिस्टल में, बीटी कॉटन, बीटी बैक्टीरियम बेसिलस थ्यूरेंसिस के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट होता था उस प्रोटीन को हम क्राइब प्रोटीन बोलते हैं। और इसकी स्ट्रक्चर है वो हम देखते हैं, जिसमें डोमेन फर्स्ट होता है जिसमें है 7 अल्फा हेलिक्सेस। उसके अंदर 7 अल्फा हेलिक्सेस होते हैं जो कि मेम्ब्रेन के इंसर्टेशन में हेल्प करती है। इसका जो सेकेंड डोमेन होता है वो बीटा प्रिज्म ऑफ 3 एंटी पैरेलल बी शीट्स। इसका जो सेकेंड डोमेन होता है वो बीटा प्रिज्म होता है जिसमें 3 एंटी पैरेलल बी शीट्स प्रेजेंट होते हैं। थर्ड डोमेन है बीटा सैंडविच ऑफ एंटी पैरेलल बी शीट्स। इन सभी को स्ट्रक्चर ऑफ क्राइब प्रोटीन को हम तीनों को साथ में देखते हैं। तो डोमेन फर्स्ट होगा जिसमें 7 अल्फा हेलिक्सेस होते हैं जो कि मेम्ब्रेन इंसर्टेशन में हेल्प करते हैं। डोमेन सेकेंड होता है जिसमें 3 एंटी पैरेलल बी शीट्स होती है जो कि रिसेप्टर के रिकॉग्निशन में हेल्प करती है। जो थर्ड होती है बीटा सैंडविच ऑफ एंटी पैरेलल बी शीट्स। इसकी स्ट्रक्चर हम देखेंगे। ये डोमेन फर्स्ट जिसमें क्राइब फर्स्ट ए बी, क्राइब फर्स्ट सी, क्राइब 3 ए एक्सेट्रा होती है, सेकेंड डोमेन और थर्ड डोमेन। बीटी क्या होता है? व्हाट इज बीटी? द बीटी इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ यूबिक्यूटस सॉइल बैक्टीरियम बेसिलस थ्यूरेंजिनेसिस। तो बीटी जो है वो जो सॉइल बैक्टीरियम है बेसिलस थ्यूरेंजिनेसिस उसकी शॉर्ट फॉर्म है बीटी। दिस बैक्टीरियम इज ग्राम पॉजिटिव। ये बैक्टीरिया जो है वो ग्राम पॉजिटिव है। एंड स्पोर फॉर्मिंग, ये स्पोर फॉर्म करता है दैट फॉर्म्स पेरास्पोरल क्रिस्टल्स ड्यूरिंग स्टेशनरी फेज ऑफ इट्स ग्रोथ साइकिल। ये जो स्पोर फॉर्म करता है अपने ग्रोथ साइकिल के स्टेशनरी फेज में पेरास्पोरल क्रिस्टल्स के रूप में। द सिंथेसाइज्ड क्रिस्टलाइन प्रोटीन्स कॉल्ड एंडोटॉक्सिन्स आर हाईली टॉक्सिक टू सर्टेन इंसेक्ट्स। जो सिंथेसाइज्ड क्रिस्टल होते हैं, प्रोटीन क्रिस्टल्स होते हैं, उन्हें हम एंडोटॉक्सिन्स कहते हैं जो कि इंसेक्ट्स के लिए बहुत टॉक्सिक होते हैं। दे किल द इंसेक्ट बाय एक्टिंग ऑन द एपिथेलियम टिश्यू ऑफ मिडगट ऑफ कैटरपिलर्स। ये जो कैटरपिलर्स के जो मिडगट में जो एपिथेलियम टिश्यूज होते हैं उनके इंसेक्ट्स को किल करते हैं। These proteins often appear microscopically as distinctly shaped crystals and constitute about 20 to 30% of dry weight of sporulated cultures. ये जो प्रोटीन होता है वो माइक्रोस्कोप में अपियर होता है और क्रिस्टल के शेप में होता है और 20 to 30% ऑफ ड्राई वेट स्पोरुलेटेड कल्चर्स में हमें माइक्रोस्कोप में दिखता है, मीन्स कल्चर कर सकते हैं। दिस प्रोटीन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर इंसेक्टिसाइडल एक्टिविटी एंड आर देयरफॉर ग्रुप्ड इनटू 4 क्लासेस। लिपिड 4 क्लासेस Lepidoptera specific cry first, Lepidoptera and Dioptera specific cry second, and Cleoptera specific cry third, and Dioptera specific cry fourth. तो जो भी ये प्रोटीन होता है इनकी इंसेक्टिसाइडल एक्टिविटी से हम इन्हें 4 क्लासेस में ग्रुप करते हैं। लेपिडोप्टेरा स्पेसिफिक क्राई फर्स्ट, क्राई सेकेंड, क्राई थर्ड एंड क्राई फोर्थ। Different strains of BT produce more than 25 different but related insecticidal crystal proteins। जो BT के जो डिफरेंट स्ट्रेंस होते हैं वो 25 से भी ज़्यादा डिफरेंट लेकिन उनके जो इंसेक्टिसाइडल डिफरेंट लेकिन रिलेटेड 25 डिफरेंट लेकिन रिलेटेड इंसेक्टिसाइडल क्रिस्टल प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। These are toxic to larvae of different insects including disease vectors and many agricultural pests। ये जो टॉक्सिक होते हैं ये लार्वा के ये इंसेक्ट्स के जो डिफरेंट लार्वा स्टेजेस होते हैं उनके लिए टॉक्सिक होते हैं और इंक्लूडिंग उनके डिजीज वेक्टर्स और मैनी एग्रीकल्चर पेस्ट्स के लिए। कॉटन बोलवर्म्स बिलोंग टू द ऑर्डर लेपिडोप्टेरा एंड देयरफॉर आर सेंसिटिव टू बीटी क्राई फर्स्ट एंड क्राई। कॉटन बोलवर्म्स में ऑर्डर लेपिडोप्टेरा होता है, उसके लिए बीटी क्राई फर्स्ट और क्राई जो होता है वो सेंसिटिव होता है। व्हाट इज बीटी कॉटन? बीटी कॉटन क्या है? बीटी कॉटन इज
genotype or individual. Bt cotton is a genotype or individual which is developed by the technique of genetic engineering, is referred to as transgenic. बीटी कॉटन जो है वो एक जीनोटाइप है या फिर एक इंडिविजुअल है जो कि डेवलप जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग जिसे हम ट्रांसजेनिक कहते हैं उनसे डेवलप किया जाता है बीटी। और इन अदर वर्ड्स दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड ट्रांसजेनिक। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जेनेटिकली इंजीनियरिंग से जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म हम जेनेटिकली इंजीनियर से बनाते हैं, उन्हें हम ट्रांसजेनिक कहते हैं। और ट्रांसजेनिक में भी ट्रांसजेनिक प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकते हैं और कोई माइक्रोब भी हो सकता है। ट्रांसजेनिक प्लांट्स कंटेन फॉरेन जीन और जेनेटिकली मॉडिफाइड जीन ऑफ द सेम स्पीसीज। ट्रांसजेनिक प्लांट जो होते हैं वो फॉरेन जीन को कंटेन करते हैं या फिर जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जीन होते हैं सेम स्पीसीज के, उन्हें कंटेन करते हैं। द फॉरेन जीन में भी फॉर्म अ डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीसीज। जो फॉरेन जीन होता है वो रिलेटेड या तो फिर डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीसीज से फॉर्म होता है या फिर जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होती है या फिर जो अनरिलेटेड स्पीसीज होती है और उनसे भी फॉरेन जीन हम फॉर्म कर सकते हैं। या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि फंजाई है, बैक्टीरिया है या वायरसेस है, हम उनसे भी फॉरेन जीन को फॉर्म कर सकते हैं। द बीटी कॉटन रेफर्स टू ट्रांसजेनिक कॉटन विच कंटेन्स एंडोटॉक्सिन प्रोटीन इंड्यूसिंग जीन फ्रॉम सॉइल बैक्टीरियम बेसिलस thuringiensis। बीटी कॉटन जो होता है जो कि ट्रांसजेनिक कॉटन को रेफर्स करता है, ये एंडोटॉक्सिन प्रोटीन को कंटेन करता है। सॉइल बैक्टीरियम बेसिलस thuringiensis होता है, उनके जीन को कंटेन करता है। मैकेनिज़्म ऑफ बीटी कॉटन की मैकेनिज़्म में हम देखेंगे इसकी वर्किंग कैसे होती है। तो जिसमें फर्स्ट होता है इंजेक्शंस, सेकेंड आता है सोल्यूबलाइजेशन, थर्ड आता है प्रोटियोलाइटिक एक्टिवेशन, फोर्थ आता है बाइंडिंग टू टारगेट साइट। तो जिसमें हम बात करते हैं कि बीटी कॉटन जो क्या होता है वो एक जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट होता है बाय बैक्टीरियम बेसिलस thuringiensis। उसके जीनोम से ये बीटी कॉटन या बीटी प्लांट्स बनते हैं। इस बैक्टीरिया से जो जीन निकालते हैं वो जीन जो होते हैं वो इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन के बने हुए होते हैं, तो जो कि टॉक्सिन्स फॉर्म करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो प्रोटीन या जो जीन निकाला जाता है बैक्टीरिया से, वो जो टॉक्सिन्स होते हैं या जो वो जो जीन होते हैं वो या तो टॉक्सिन्स कहलाते हैं या फिर प्रोटीन कहलाते हैं या क्राई प्रोटीन कह सकते हैं हम। तो ये जो जीन होता है ये कॉटन प्लांट में ट्रांसफ़र करने के बाद में जो प्लांट होता है वो खुद ही टॉक्सिन सब्सटेंस बनाना या फिर खुद बनना स्टार्ट कर देता है। और जो ऐसे प्लांट्स के ऊपर अगर कोई भी पेस्टिसाइड या फिर जो कोई भी इंसेक्ट्स आता है या फिर कोई भी वेक्टर आता है तो वो उस प्लांट को खाते ही वो मर जाएंगे। और इस तरीके से जो हमारे जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स होते हैं वो वो ख़त्म बहुत कम होते हैं, इनके ऊपर कीड़े बहुत कम लगते हैं, तो ये इनकी यील्ड बहुत अच्छी होती है। इसके बाद में हम बात करेंगे कि इनके जीन ट्रांसफ़र के मेथड्स कौन कौन से होते हैं। जो 2 टाइप्स के मेथड होते हैं, एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफ़र, सेकेंड है पार्टिकल गन मेथड। इसमें से अगला पॉइंट आएगा कि ट्रांसजेनिक कॉटन या फिर बीटी कॉटन होते हैं उसकी लिस्ट कौन कौन सी है, जिसमें हम देखेंगे फर्स्ट आएगा सारणी में ट्रेड नेम आएगा, बीटी प्रोटीन आएंगे, क्रॉप आएगी, कंपनी आएगी और इंसेक्ट पेट्स कौन से यूज़ करते हैं वो आएंगे। तो फर्स्ट ट्रेड आएगा बोलगार्ड फर्स्ट, जिसमें जो बीटी प्रोटीन हम यूज़ करते हैं वो आएगा क्राई फर्स्ट ऐसी, क्रॉप होएगी कॉटन की और कंपनी जो आएगी वो मोनसेंटो कंपनी आएगी। और इसके अंदर जो इंसेक्ट पेस्ट यूज़ कर सकते हैं वो टोबैको, बडवर्म, कॉटन, बॉलवर्म, पिंक बॉलवर्म, ये यूज़ कर सकते हैं हम। सॉरी, ये मिसटाइप हो गया है, यहाँ पे बॉलवर्म आएगा इस साइड पर। और सेकेंड ट्रेड आएगा बोलगार्ड, जिसमें बीटी प्रोटीन यूज़ करते हैं क्राई फर्स्ट एसी प्लस क्राई 2AB। क्रॉप यूज़ करेंगे कॉटन की, कंपनी मोनसेंटो, टोबैको, बडवर्म कॉटन, बॉलवर्म और पिंक बॉलवर्म इंसेक्ट पेट्स के रूप में हम यूज़ करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे बीटी कॉटन के एडवांटेजेस क्या है। इसमें हमें यील्ड की सुपीरियरिटी मिलती है, प्रॉफिट ज़्यादा होता है और पेस्टिसाइड की ज़रूरत हमें कम पड़ती है, क्वालिटी जो होती है वो हमें बेटर मिलती है और जो अर्ली सोइंग की जो ससेप्टिबिलिटी है वो भी होती है। और डिसएडवांटेज में देखेंगे कि ये जो सीड्स होते हैं इनके सीड्स बहुत हायर कॉस्ट के होते हैं, इसमें हमें हायर फर्टिलाइज़र की यूज़ करना पड़ता है और उसमें जो हार्वेस्ट का कॉस्ट होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। बीटी कॉटन इन India. India is the largest
कॉटन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर कंट्री आफ्टर चाइना। चाइना के बाद में इंडिया जो है वो लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर है ऑल ओवर वर्ल्ड। इन 202 बीटी कॉटन वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया। 2002 में बीटी कॉटन का इंट्रोडक्शन हुआ था इन इंडिया में। इन इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट हेक्टेयर ऑफ कॉटन एंड अकाउंट्स फॉर अप्रोक्सीमेटली 1/3 ऑफ द टोटल कॉटन आर प्लांटेड इन द वर्ल्ड। For 11th year, BT cotton was planted in India in 10.8 mil hectares. Future prospect of BT cotton in India. 5 new hybrid cottons are under biosafety assessment, which will be considered for commercial approving between 215 and 213 to 215. Other traits including drought and salinity tolerance, disease resistance, sucking insect resistance, leaf curl virus resistance, and other traits related to cotton fiber quality. बीटी कॉटन की स्पीशीज की वजह से जो अदर जो डिजीजेस थे लाइक सैलिनिटी टॉलरेंस, डिजीज रेजिस्टेंस, सकिंग इंसेक्ट रेजिस्टेंस, लीफ कल वायरस रेजिस्टेंस एंड अदर जो ट्रेस होते हैं उनसे भी हमें बचने की एक अलग क्वालिटी मिलती है कॉटन फाइबर से। डिफरेंस बिटवीन बीटी एंड नॉन बीटी कॉटन। पहले जो हम यूज़ करते थे, पहले जो कॉटन मिलती थी वो नॉन बीटी होती थी, उसके अंदर हम कोई भी जीन यूज़ नहीं करते थे, वो नेचुरल होती थी। लेकिन जो बीटी कॉटन जो वो जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन होती है। तो इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस देखते हैं कि जो बीटी जो कॉटन होती है वो गुड कंट्रोल होती है बॉलवर्म की स्पीशीज़ के लिए। सिग्निफिकेंटली हायर बॉल रेट, इसमें जो बॉल बनता है वो हायर रिटेंशन का होता है और ये ये कंट्रोल मोर यील्ड कंट्रोल करता है। रिडक्शन इन केमिकल स्प्रेज, इसमें जो इस केमिकल जो स्प्रे करना था वो बहुत कम होता है। बॉलवर्म कंट्रोल 50% लेस देन दैट रिक्वायर्ड फॉर कन्वेंशनल कमर्शियल हाइब्रिड्स, इसमें केमिकल का स्प्रे बहुत कम करना पड़ता है। इंड्यूसेस अर्लीनेस एंड 20 to 30 days देन द नॉन बीटी, इसमें जो अर्लीनेस जो होती है जल्दी हो जाती है 20 से 30 दिन के अंदर अदर देन नॉन बीटी से। सब्सटेंशियल इंक्रीज इन नेट इनकम टू फार्मर्स के लिए इनकम बहुत अच्छी हो गई है। नो एडवर्स इम्पैक्ट ऑन और नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म एंड एडसन नॉन बीटी कॉटन और अदर क्रॉप्स। इन डायग्राम्स में हम देख सकते हैं कि नॉन बीटी और बीटी में क्या डिफरेंस है। एक तरफ हम देख सकते हैं कि जो बीटी जो कॉटन होती है वो अच्छी होती है, वाइट, इनका कलर भी बहुत अच्छा होता है और ये फूलती भी बहुत अच्छी से। इनकी लीव्स में भी हम देख सकते हैं कि लीव्स में भी कितना चेंज है और इनके जो बीज होते हैं उसमें भी बहुत चेंज है और इनकी क्रॉप फील्ड में भी हम इनमें देख सकते हैं कि कितना चेंजेस है। BT brinjal in India. BT brinjal is being developed in India by MS Maheko Maharashtra Hybrid Seed Company. BT brinjal है जो इंडिया में Maheko महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कंपनी द्वारा डेवलप की जाती है। नो GM brinjal has been released for an advanced stage of field trials in open condition anywhere in the world. GM brinjal जो है GM brinjal की जो एडवांस स्टेज जो होती है वो और कहीं भी ओपन कंडीशंस में रिलीज नहीं होती है अदर देन महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कंपनी के अलावा। ऑन February 9, 2010, the government of India officially announced that it needs some more time to release BT brinjal. इतनी सारी कंट्रोवर्सी होने के बाद में 9 फरवरी 2010 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि अभी बीटी ब्रिंजल को रिलीज करने में थोड़ा और वक्त लगेगा। इंडियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर जयराम रमेश said that there is no overriding urgency to introduce BT brinjal in India. इंडियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर जयराम रमेश ने कहा कि अभी इतनी अर्जेंसी नहीं है बीटी ब्रिंजल को इंडिया में इंट्रोड्यूस करने के लिए। टीचिंग फ्रॉम बीटी ब्रिंजल कंट्रोवर्सी, हमने जो इतना पूरा डिस्कस किया कि बीटी ब्रिंजल का इंडिया में क्यों बीटी ब्रिंजल इंडिया में अभी तक क्यों प्रोड्यूस नहीं हुई है, इसको क्यों रोका गया, इससे हमें क्या हमें क्या सीख मिलती है। द केस हेल्प्स टू एनालाइज द बिजनेस इन्वायरमेंट फॉर GM क्रॉप्स इन इंडिया। ये जो पूरा केस था इससे हमें पता चलता है कि जो बिजनेस है GM क्रॉप्स का बिजनेस है उसका इन्वायरमेंट में या फिर GM इंडिया में इसका क्या बिजनेस है, इसका पूरा हमें एनालाइज पता चला। स्टडी द रेगुलेटरी इन्वायरमेंट पर्टेनिंग टू GM क्रॉप्स इन इंडिया, इसकी जो
रेगुलरिटी जो इन्वायरमेंट में जो रेगुलर जो स्टडी होती है जीएम क्रॉप्स के ऊपर, उसके ऊपर हमें जानकारी मिलती है। अंडरस्टैंड द बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल एंड इट्स नेसेसिटी एंड रिलेवेंस टू डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। हमें जो प्लांट्स होते हैं उनकी बायोसेफ्टी, उनके प्रोटोकॉल्स, हमारे जो फूड प्रोटोकॉल्स है उनके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है कि हमें हमारे फूड, हमारे खाने के जो अधिकार है उनके ऊपर जो हमें जानकारी मिलती है कि इतनी सारी कंट्रोवर्सी हुई थी। हम देखते हैं कि जो बीटी ब्रिंजल और नॉन बीटी ब्रिंजल किस तरीके से डिफरेंस कर सकते हैं। जो नॉन बीटी ब्रिंजल होते हैं उनमें बहुत जल्दी डिजीज़ लग जाती है, जबकि जो नॉन बीटी होते हैं उनमें जल्दी डिजीज़ लग जाती है और बीटी में बहुत कम डिजीज़ कोज होती है। इनके जो फ्रूट होता है, ब्रिंजल जो फ्रूट होता है वो बहुत अच्छी तरीके से मॉडिफाइड होता है। After the BT cotton Gossypium species, we discuss about the transgenic BT brinjal. Brinjal का botanical name Solanum melangina. BT brinjal is genetically modified variety of brinjal which gives more resistance to brinjal plant against insects. बीटी ब्रिंजल जो है वो बीटी ब्रिंजल की जो जेनेटिकली मॉडिफाइड वेराइटी है जो कि मोर रेजिस्टेंस है ब्रिंजल प्लांट्स में अगेंस्ट इंसेक्ट्स के लिए। इंसेक्ट्स के अगेंस्ट बीटी ब्रिंजल जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड बहुत अच्छी किस्म होती है। इन टेक्निकल टर्म्स से हम बोल सकते हैं कि बीटी ब्रिंजल इज अ ट्रांसजेनिक ब्रिंजल क्रिएटेड बाय इंसर्टिंग अ जीन क्राइफर्स्ट एसी फ्रॉम द सोइल बैक्टीरियम Bacillus thuringiensis and hence the name BT into ब्रिंजल। तो बीटी ब्रिंजल जो है इन टेक्निकल टर्म में हम कह सकते हैं कि बीटी ब्रिंजल जो है वो ट्रांसजेनिक ब्रिंजल है क्रिएटेड बाय जीन क्राइफर्स्ट फ्रॉम द सोइल बैक्टीरियम Bacillus thuringiensis and the short form of BT gene. The insertion of gene into the brinjal cell in young cotyledons has been done through an agrobacterium mediated vector along with the other genes like promoters, markers, etc. जो बीटी जीन्स का जो इंसर्शन होता है ब्रिंजल सेल्स के अंदर, उसकी जो यंग कोटिलेडन्स होता है उसके अंदर होता है थ्रू एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर अलोंग विद जो अदर जीन्स होते हैं उनके साथ में लाइक प्रोमोटर्स, मार्कर्स, इनके द्वारा ही बीटी ब्रिंजल के अंदर यंग कोटिलेडन के अंदर इनका जीन का इंसर्शन होता है। दिस जेनेटिक इंसर्शन इज सेड टू गिव द ब्रिंजल प्लांट रेजिस्टेंस अगेंस्ट इंसेक्ट्स। जो जेनेटिक इंसर्शन होता है ब्रिंजल प्लांट के अंदर, ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है इंसेक्ट्स के अगेंस्ट। इट इज़ रिपोर्टेड दैट अपॉन ingestion of the BT toxin by the insects there would be disruption of digestive processes ultimately resulting in the death of the insect। ये जो रिपोर्ट्स में हमने देखा है कि ये जो हम इंजेक्शन करते हैं बीटी टॉक्सिन का प्लांट के अंदर, इसकी वजह से जो इंसेक्ट्स का जो डाइजेस्टिव प्रोसेस होता है वो उसकी वजह से इनकी वो पूरी तरीके से डाइजेस्टिव प्रोसेस होती है वो रुक जाती है और इंसेक्ट्स की डेथ हो जाती है। Monsanto Holdings P Limited, a US-based multinational agriculture biotechnology corporation that promoted GM crops in India through Monsanto Biotech, a 50-50 joint venture between Monsanto and Maharashtra Hybrid Seeds Company, found itself in the center of this debate। हमारे यहाँ जो काम करती जीएम क्रॉप्स के ऊपर जो काम करती है कंपनी इन इंडिया, उसे मायको मोन्सेंटो बायोटेक कंपनी या मोन्सेंटो होल्डिंग्स प्राइमरी लिमिटेड जो है ये कंपनी जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स के ऊपर काम करती है और प्लांट्स को बनाती है। स्टेटस ऑफ ब्रिंजल। ब्रिंजल इज़ एन इम्पोर्टेंट एंड इंडिजिनस वेजिटेबल क्रॉप इन इंडिया। ब्रिंजल जो है जो हमारी बहुत इम्पोर्टेंट क्रॉप है, इसे हम सब्जियों में यूज़ करते हैं। और ब्रिंजल हैज़ बीन इन इंडिया फॉर ओवर 400 ईयर्स। 4000 साल से इसकी मतलब बहुत अच्छी सी हम बोल सकते हैं कि बहुत सालों से हमें ब्रिंजल को यूज़ कर रही है, हमारे पुराणों से यूज़ की जा रही है। इट अकाउंट्स फॉर 500,000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इन इंडिया विद एन आउटपुट ऑफ 8.4 मिलियन टन्स।
वाई बीटी ब्रिंजल इन इंडिया बैन आफ्टर बीटी ब्रिंजल कंट्रोवर्सी। बीटी ब्रिंजल आफ्टर द कॉटन के ऊपर तो इतनी कंट्रोवर्सी नहीं हुई थी, लेकिन जो बीटी ब्रिंजल होती, कॉटन जो है हम उसे फाइबर के रूप में यूज़ करते हैं, इसे हम, लेकिन जो बीटी जो ब्रिंजल होती है उसे हम खाते हैं, जो हमारे शरीर के, जो हमारे बॉडी के ऊपर भी इफ़ेक्ट करती है। इस वजह से बीटी ब्रिंजल जो है बहुत कंट्रोवर्सी में आया था। तो हमारे इंडिया में इस कंट्रोवर्सी के बाद में बीटी ब्रिंजल को क्यों बैन किया गया, उसके बारे में हम इस कंट्रोवर्सी के बारे में जानते हैं। सेवरल स्टडीज ऑन बीटी क्रॉप्स इन पर्टिकुलर एंड जीएम क्रॉप्स in general show that there are many potential health hazards in food bioengineered in this manner। बहुत सारी स्टडीज़ में देखा गया है कि जो बीटी क्रॉप्स जो होती है या फिर जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो होती है, ये हमारी जो हेल्थ होती है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर करती है। जीएम फीड एनिमल्स इन वेरियस स्टडीज़ हैव शोन दैट देयर आर प्रॉब्लम्स विद ग्रोथ, ऑर्गन डेवलपमेंट एंड डैमेज, इम्यून रिस्पॉन्सिवनेस एंड सो ऑन। जब ये जो प्लांट्स, जो खाने वाले जो प्लांट्स होते हैं, इन्हें बाहर बाज़ारों में देने से पहले इन्हें एनिमल्स के ऊपर यूज़ किया जाता है कि अगर हम इनका यूज़ एनिमल्स को खिलाने में करते हैं तो उनका असर ह्यूमन के ऊपर कैसा होगा, एनिमल्स के ऊपर कैसा होगा। इस तरीके से पूरी मैकेनिज़्म होती है, ये पूरी तरीके से देखा जाता है, रिसर्च किया जाता है कि ये फूड खाने के बाद में इंसानों के ऊपर कोई गलत इफ़ेक्ट तो नहीं होगा। लेकिन जब इसकी रिसर्च की गई तो पाया गया कि इसका इन जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड को खाने के बाद में एनिमल्स के ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने लगे उनके शरीर में, जैसे कि उनकी ग्रोथ, उनके ऑर्गन डेवलपमेंट, उनके ऑर्गन जो होते हैं वो डैमेज होने लगे, उनका इम्यून जो होता है, उनकी इम्यून रिस्पॉन्स और जो अदर प्रॉब्लम्स होती है वो दिखाई देने लगी। इन्वायरमेंट activists say that effect of GM crops on rat have shown to be fatal for lungs and kidneys। इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट जो थे उन्होंने बताया कि जीएम क्रॉप्स का जो इफ़ेक्ट है वो हमारे जो लंग्स और जो किडनी होती है उनको ख़त्म करने में दिखाई देता है, जो कि बहुत डेंजरस होता है। इट इज़ डेंजरस टू इंट्रोड्यूस दिस एक्सपेरिमेंटल फूड्स इनटू द मार्केट विदाउट प्रॉपर रिसर्च। ये एक तरीके से बहुत डेंजरस है, क्योंकि विदाउट प्रॉपर रिसर्च के इन जीएम क्रॉप्स को मार्केट में बेचना बहुत गलत होता है, जो कि हमारे ह्यूमन हेल्थ के ऊपर बहुत डेंजरस इफ़ेक्ट करते हैं। इट में कोज डिजीज़ लाइक स्वोलन फेस, इचिंग स्किन्स, एलर्जीज। जो आजकल जो हम बहुत सारी बीमारियां देख रहे हैं, जो लाइक इचिंग देख रहे हैं, एलर्जीज देख रहे हैं, पहले इतनी एलर्जीज कहाँ थी, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा एलर्जी फैलने लगी है। वो क्यों फैल रही है? क्योंकि आजकल हम बहुत सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स खाने लगे, जो कि पूरी तरीके से जेनेटिकली मॉडिफाइड होती है। इस वजह से भी हमारे बहुत सारी बीमारियां बढ़ने लगी हैं। Moths and butterflies would die and may lead to their extinction if they consume the pollen grains of बीटी ब्रिंजल। रिसर्चर्स में पाया गया है कि जो मोथ और बटरफ्लाइज होती है वो धीरे धीरे मरने लगी है, क्योंकि इनके जो पोलन होते हैं, इनके पोलन्स को कंज्यूम करके या फिर इनके फ्लावर्स को कंज्यूम करके, जो चाहे वो बीटी ब्रिंजल हो या फिर कोई और भी प्लांट हो, अगर वो हमारे लिए हार्मफुल है तो उसके जो प्लांट्स, उनके जो पोलन ग्रेन्स है, उनको उनको टैग करने के बाद भी, उनको टैग करने से जो बटरफ्लाइज होती है या मोथ्स होती है वो भी धीरे धीरे मरने लगी है। तो ये हमारे जो लाइफ साइकिल होता है, जो पूरे तरह जो इन्वायरमेंट का लाइफ साइकिल होता है, वो भी इस तरीके से इफ़ेक्ट होता है। बिकॉज बटरफ्लाइज का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे पूरे लाइफ साइकिल में। A study of French scientist Eric says that the tests conducted by Maiko, the companies producing BT brinjal, were simply not valid and raised serious health concerns। एक स्टडी में एक फ्रेंच साइंटिस्ट एरिक ने बताया है कि जो कि माइको द्वारा टेस्ट कंडक्ट किया गया था, जिन्होंने वो कंपनी जिन्होंने बीटी ब्रिंजल को प्रोड्यूस किया था, वो पूरी तरीके से वैलिड नहीं है और हमारे सीरियस हेल्थ कंसर्न्स करती है। Besides the environmental hazards, activists allege that the Genetic Engineer Approval Committee (GEAC) has shown a bias towards companies like the Monsanto। इन सारी environmental hazards के आने के बाद भी, बहुत सारी रिसर्चेस होने के बाद में, बहुत सारी स्टडीज़ होने के बाद में, ये बहुत सारे एक्टिविस्ट के लीगल एक्शंस के बावजूद भी जो जेनेटिक अप्रूवल कमेटी थी, उन्होंने जो इन कंपनी के ख़िलाफ़ कोई भी एक्शन नहीं लिया, मोन्सांटो के ख़िलाफ़, और बायस और उसके बावजूद भी जो ब्रिंजल या फिर जो जीएम क्रॉप्स थी वो बिक रही है। दिस वुड बी अ बिग थ्रेट टू इंडियाज़ एग्रीकल्चर विद एमएनसी चार्जिंग इंडियन फार्मर्स फॉर देयर सीड्स। इन सब बिग थ्रेट के बावजूद भी जो इंडिया के जो एग्रीकल्चर है, उन्होंने
इंडियन फार्मर से उसके बावजूद भी ऐसे सीड्स बिक रहे हैं। द सप्लाई ऑफ सीड्स विल बी रेगुलेटेड एंड द कॉस्टलियर। ये जो सीड्स की जो सप्लाई है वो रेगुलर चल रही है और ये जो है बहुत भारी कीमत में भी बिकती है। इंडियन फार्मर्स वुड हैव टू डिपेंड ऑन एमएनसीज फॉर सीड्स। और जो इंडियन फार्मर्स है वो पूरी तरीके से एमएनसी जो कंपनी है माहेको कंपनी है उनके ऊपर डिपेंड है बीजों के लिए, सीड्स के लिए। द इशू ओवर बीटी ब्रिंजल गेट्स वर्स विद सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्टर्स कॉन्ट्रैक्टिंग इच अदर। बीटी ब्रिंजल का जो इश्यू था वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया है। इन जीएम प्रोडक्ट द जेनेटिक मटेरियल इज अल्टर्ड टू बेनिफिट द कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर एज इट इज पेस्ट रेजिस्टेंट एंड प्रोमिसेस टू ऑफर हायर यील्ड। जो जेनेटिक मॉडिफाइड जो प्रोडक्ट होता है इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो बहुत बेनिफिट होता है फॉर कंज्यूमर और प्रोड्यूसर बोथ, दोनों के लिए। एज इट, क्योंकि ये पेस्ट रेजिस्टेंस होती है और हायर यील्ड का प्रॉमिस का भी ऑफर करते हैं। Environment activists have over the years questioned the biosafety of these products and pointed out that this is a form bioterror that should be cured at all costs. इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये क्रॉप्स बिक रही हैं, लेकिन जो इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट होते हैं वो मतलब हर टाइम टू टाइम पे क्वेश्चन करते रहते हैं इन जीएम क्रॉप्स के ऊपर कि कि ये कितने तरीके से हम मनुष्यों के लिए कितने तरीके से ये सुरक्षित है या कितने तरीके से कि हम इनका यूज़ कर सकते हैं। इफ़ द जीएसी डिसीजन इफ़ अप्रूव बाय द गवर्नमेंट इट वुड ऑल्सो लीड द अदर जीएम क्रॉप लाइक रेज मेज सोयाबीन एक्सेट्रा इन द कंट्री। अगर सरकार इन क्रॉप्स के ऊपर या फिर इन क्रॉप्स के ऊपर कोई डिसीजन लेती है तो जो अदर जो फूड क्रॉप हो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है लाइक चावल है, मक्का है, सोयाबीन है, इनके ऊपर भी एक्शंस लेना पड़ेगा अदर इंडिया में भी और अदर देशों में भी। द ऑल इंडियन किसान सभा ही सेड दैट देयर शुड बी नो हैस्टी इंट्रोडक्शन ऑफ बीटी ब्रिंजल विदाउट एड्रेसिंग दिस कंसर्न। इट ऑल्सो डिमांड्स कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी फ्रॉम जीएसी। Without public examination and debate on the safety of BT mineral, this product should not be approved of environmental reasons. फिलहाल गवर्नमेंट की तरफ से ये एक्शन लिया जा चुका है कि विदाउट प्रॉपर कंसर्न पूरी तरीके से इसके बारे में जानकारी न मिलने, अगर इनकी पूरी तरीके से जानकारी सेफ्टी की जानकारी अगर नहीं देते तो इन ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को बेचा नहीं जाएगा। द माइको सेज, जो वो कंपनी है, जो ये कंपनी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को जो बनाती है वो कंपनी क्या कहती है। मीनवाइल माइको सेड दिस विल हेल्प मिलियंस ऑफ ब्रिंजल फार्मर्स हुज हैव बीन सफरिंग फ्रॉम द हाई कॉस्ट बाय द ब्रिंजल फ्रूट एंड शूट बोरर। जबकि जो कंपनी है माइको वो कहती है कि ये जीएम ब्रिंजल है या फिर जो बीटी ब्रिंजल है ये बहुत सारे जो ब्रिंजल फार्मर्स होते हैं उनको जो कि ब्रिंजल फ्रूट या फिर जो ब्रिंजल फ्रूट की जो बीमारी है शूट बरर उसके उसके लिए उनके लिए एक वरदान की तरह ये बीटी ब्रिंजल है। बीटी बीटी ब्रिंजल will help them tackle this pest in an environment friendly manner and increase yields and farm income। वो कहते हैं कि बीटी ब्रिंजल जो है उन्हें उनके यील्ड को इंक्रीज करने में और उनकी इनकम को बढ़ाने में बीटी ब्रिंजल जो है वो एक अच्छी तरीके से हेल्प कर सकता है। दे से दिस विल हेल्प स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स फ्रॉम हैविंग टू यूज 25 to 80 sprays of पेस्टिसाइड्स विच आर इनएफेक्टिव सेज द कंपनी। उनका कहना है कि जो नॉर्मल जो क्रॉप होती है, नॉर्मल जो ब्रिंजल होते हैं उनके ऊपर वे 25 to 80 स्प्रेस पेस्टिसाइड के करते हैं लेकिन वो भी इनएफेक्टिव हो जाते हैं कि ब्रिंजल फ्रूट या फिर जो ब्रिंजल फ्रूट की जो डिजीज़ होती है शूट बोरर उसको कम करने में। इन केरला environmentalist and social activists observed a one-day fast on January 30 in protest against the center's move to introduce BT brinjal in the country। केरला में जो इन्वायरमेंटलिस्ट जो सोशल एक्टिविस्ट थे उन्होंने 30 जनवरी को फास्ट भी रखा था ताकि वो इस बीटी ब्रिंजल को कंट्री में आने से रोक सके। कैंपेन्स हैव ऑल्सो बीन organized by Greenpeace activists who demanded long-term tests before BT brinjal is released into the market. The government of West Bengal, Orissa, Kerala, Madhya Pradesh, Chhattisgarh and Bihar all indicate their opposition to the union government's plans to approve BT brinjal। यानी कि जो अलग अलग देश थे उन अलग अलग देशों की सरकारों ने भी बीटी ब्रिंजल को अप्रूव करने से उनके अप्रूव करने के अपोजिट हो चुके थे। बीटी ब्रिंजल इन इंडिया। बीटी ब्रिंजल इज बीइंग डेवलप्ड इन इंडिया बाय MS
नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसजेनिक गोल्डन राइस ओरिजा सटाइवा। राइस का बॉटनिकल नेम ओरिजा सटाइवा। इसका हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। गोल्डन राइस इज अ वेराइटी ऑफ ओरिजा सटाइवा राइस प्रोड्यूस फ्रॉम जेनेटिक इंजीनियरिंग टू बायोसिंथेसाइज बीटा कैरोटीन, अ प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए इन द एडिबल पार्ट ऑफ राइस। गोल्डन राइस जो है वो ओरिजा सटाइवा की एक वेराइटी है जो कि हम जेनेटिक इंजीनियरिंग से प्रोड्यूस करते हैं। इस राइस को हम बाय द बायोसिंथेसिस ऑफ बीटा कैरोटीन के बायोसिंथेसिस से मिलता है। बीटा कैरोटीन जो है वो एक प्रीकर्सर है विटामिन ए का, जो कि एडिबल पार्ट ऑफ जो राइस का जो एडिबल पार्ट होता है उसमें हमें मिलता है। इट इज़ अ येलो बिकॉज बीटा कैरोटीन की वजह से यह येलो होता है। येलो प्रिकर्सर ऑफ टू विटामिन ए इज एन एबंडेंट इन अ सीड। जो बीटा कैरोटीन जो है वो येलो होता है बिकॉज येलो होता है, इसमें जो येलो प्रिकर्सर होता है वो विटामिन ए होता है जो कि सीड्स में मिलता है सीड्स में एबंडेंट होता है। बायोफोर्टिफिकेशन द क्रिएशन ऑफ प्लांट्स दैट मेक accumulate micronutrients. Main purpose is to provide pro-vitamin A to third world developing countries where malnutrition and vitamin A deficiency are common. गोल्डन राइस को बनाने का सबसे मेन पर्पस ये था, ऐसी जगह पे जहाँ पर मेल न्यूट्रिशन, जहाँ पर न्यूट्रिशन की कमी हो, जहाँ पर विटामिन ए की जो कमी होती है बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, ऐसी कंट्रीज़ में विटामिन ए वाले राइस, ऐसी कंट्रीज़ में राइस की जो ये गोल्डन राइस की जो किस्म थी ये बहुत इम्पोर्टेंट थी प्रोवाइड कराना। इसकी हम हिस्ट्री देखते हैं। गोल्डन राइस की हिस्ट्री स्टार्टेड इन 1982 बाय इंगो पोर्टिकुस, प्रोफेसर इमेरिटस ऑफ द इंस्टीट्यूट फॉर प्लांट साइंस, एंड पीटर बेयर, प्रोफेसर ऑफ सेंटर फॉर अप्लाइड बायोसाइंसेज, यूनिवर्सिटी ऑफ फेयरबर्ग, जर्मनी। 1982 में स्टार्टेड किया गया था ये। सेकेंड पॉइंट है फंडेड बाय द रॉकफेलर फाउंडेशन, द स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सिंजेंटा, अ क्रॉप प्रोटेक्शन कंपनी। थर्ड है गोल्डन राइस humanitarian board responsible for the global government introduction and free distribution of golden rice to target countries. The first free trials of golden rice cultivars were conducted by Louisiana State University Agricultural Center in 204. Additional trials have been conducted in Philippines, Taiwan, and in Bangladesh in 205. Effects of malnutrition. Symptoms of vitamin A deficiency include night blindness, increased susceptibility to infection and cancer, anemia, lack of red blood cells or hemoglobin, deterioration of the eye tissues, and cardiovascular disease. विटामिन ए की डेफिशिएंसी से जो सिम्टम्स होते हैं, जो बीमारी विटामिन ए की कमी से जो हमें रोग मिलते हैं, जिसमें हम देखते हैं नाइट ब्लाइंडनेस होती है, कैंसर होता है जो कि कैंसर को इन्फेक्ट करने के कोज करते हैं, एनीमिया होता है, और जो आई टिश्यू के अंदर जो डिटेरियोरेशन होता है, और जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होती है, ये सभी विटामिन ए डेफिशिएंसी से होते हैं। नियरली 9 मिलियन चिल्ड्रंस डाई फ्रॉम मेलन्यूट्रिशन ईच ईयर। हर साल मेलन्यूट्रिशन से 9 मिलियन बच्चे जो है वो मर जाते हैं। A large proportion of those children die from common illness that could have been avoided through adequate nutrition. न्यूट्रिशन की कमी की वजह से बहुत सारे चिल्ड्रन जो होते हैं वो कॉमन इलनेस से मर जाते हैं। The reduced immune competence increases the morbidity and mortality rates of children. इम्यूनिटी के कम होने से जो मॉर्टेलिटी होती है चिल्ड्रंस की वो बढ़ रही है। Challenges: mutate rice plants to produce carotenoids or organic pigments, specifically beta-carotene, pro-vitamin A in the endosperm, the edible part of grain. We make golden rice accessible locally, free of charge to farmers who are able to grow, save, consume, replant and locally sell golden rice. ये दो challenges थे golden rice को बनाने में। The hybridization process, इसको हाइब्रिड करने की प्रोसेस क्या थी?
Addition of two genes in the rice genome completes the biosynthetic path. राइस जीनोम के बायोसिंथेटिक पाथ को कंप्लीट करने के लिए दो जीन के एडिशन किया गया था. फर्स्ट है फाइटोइन सिंथेस PSY derived from Daffodils Narcissus pseudonarcissus. Phytone synthesis is transferase enzyme involved in the biosynthesis of carotenoids. जो फाइटोन था वो फाइटोन सिंथेसिस जो था वो ट्रांसफरेज एंजाइम से इन्वॉल्व था इन द कैरोटीनॉइड के बायोसिंथेसिस में. इट कैटलाइज द कन्वर्जन ऑफ जनरल जीरेनाइल पायरोफॉस्फेट टू फाइटोइन. सेकेंड है कैरोटीन डिसएच्यूरेस CRT1 from soil bacteria Arvinia uredovora produces enzymes and catalytes for the biosynthesis of carotenoids in the endosperm. The PSY and CRT1. PSY means phytone synthesis and CRT1 means carotene desaturase genes were transformed into the rice nuclear genome and placed under the control of an endosperm specific promoter, so they are only expressed in the endosperm. ये जो जीन्स थे ये राइस के जो न्यूक्लियर जीनोम थे वहाँ पर प्लेस किए गए थे अंडर द कंट्रोल ऑफ एंडोस्पर्म के जो स्पेसिफिक प्रोमोटर थे उनके अंडर कंट्रोल में ये प्लेस किए गए थे. सो ये जो थे ये सिर्फ एंडोस्पर्म में ही एक्सप्रेस्ड होते हैं. द एंडोजीनस लाइक जीन द एंडोजीनस LYC जीन The endogenous LYC gene has a transit peptide sequence attached, so it is targeted to the plastid where gyrenyl diphosphate formation occurs. जो एंडोजीनस LYC जीन था ये जो ट्रांसिट पेप्टाइड सीक्वेंस होता है उस पर अटैच होता है. तो ये जो है प्लास्टिक के ऊपर टारगेट होता है जहाँ पर जो जीरेनाइल डाइफॉस्फेट होता है वो फॉर्मेशन अकर होता है. द बैक्टीरियल CRT1 जीन वॉज सो इम्पोर्टेंट इंक्लूजन टू कंप्लीट द पाथवे since it can catalyze multiple steps in the synthesis of carotenoid, while these steps require more than one enzyme in plants. इसमें जो बैक्टीरियल होता है CRT1 जीन का जो बैक्टीरियल का जो CRT1 जीन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंक्लूजन को कंप्लीट इस पाथवे के इंक्लूजन को कंप्लीट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है. सिंस इट कैन कैटेलाइज मल्टीपल ये जो है मल्टीपल स्टेप्स में कैरोटीन के सिंथेसाइज में कैटेलाइज हो जाता है. वाइल जबकि जो ये स्टेप्स होती है वो बहुत रिक्वायर होती है मोर देन वन एंजाइम इन प्लांट्स. द एंड प्रोडक्ट ऑफ द इंजीनियर पाथवे इज लाइकोपीन, बट इफ द प्लांट एक्यूमुलेटेड लाइकोपीन द राइस वुड बी रेड. इसमें जो एंड प्रोडक्ट होता है पाथवे इंजीनियर पाथवे का वो होता है लाइकोपीन. लेकिन अगर प्लांट जो होता है इस लाइकोपीन को एक्यूमुलेट करता है तो जो राइस होता है वो रेड मिलेगा हमें. रिसेंट एनालिसिस हैव शोन द प्लांट्स एंडोजीनस एंजाइम्स प्रोसेस the lycopene to beta carotene in the endosperm, giving the rice the distinctive yellow color to which it is named. हमने जो रिसेंट जो एनालिसिस हुआ था प्लांट के एंडोजीनस एंजाइम्स में उनके प्रोसेसिंग में जहाँ पर लाइकोपिन जो है वो बीटा कैरोटीन जहाँ पर जो एंडोस्पर्म जो लाइकोपिन है जो वो बीटा कैरोटीन में चेंज होता है जो कि राइस को जो है वो रेड की जगह येलो कलर देता है. The original rice was called SGR first, and under greenhouse conditions it produces 1.6 gram of carotenoids. जो ओरिजिनल राइस हुआ था गोल्डन राइस उसे SGR1 कहा गया था जो कि ग्रीन हाउस कंडीशन में उगाया गया था और इसमें हमें 1.6 ग्राम ऑफ कैरोटीनॉइड्स प्रोड्यूस हुए थे. ये पूरी मैकेनिज्म है. जो हमने अभी ऊपर पूरी तरीके से समझी थी प्रोसेस को. गोल्डन राइस के एडवांटेज. गोल्डन राइस गिव्स मोर क्वांटिटी विटामिन ए. गोल्डन राइस जो है वो हमें विटामिन ए की बहुत
ज़्यादा क्वांटिटी देता है, इजी डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन रिलीज्ड टू नीडी, चीपर ऑप्शन टू सप्लाई विटामिन ए रिक्वायरमेंट कंपेयर टू अदर सप्लीमेंट्री मेजर्स। विटामिन ए सप्लाई के लिए बहुत सस्ती रिक्वायरमेंट में हमें ये मिल जाता है। सस्टेनेबल ऑप्शन एज वंस रिलीज फॉर कॉमन कल्टिवेशन कैन बी कल्टिवेटेड एवरी ग्रोइंग सीजन बाय फार्मर्स सेव्ड सीड्स, देयरफॉर नो नीड ऑफ ईयरली बजटरी इन्वेस्टमेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। ये कॉमन कल्टीवेशन में भी कॉमन कल्टीवेशन होता है गोल्डन राइस का, और इसे हम एवरी सीज़न ग्रो कर सकते हैं। फार्मर जो है इसके सीड्स को सेव कर सकते हैं। इसमें इसके सीड को सेव करने के लिए या फिर इसके इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा बजट की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसका डिसएडवांटेज हम देखते हैं। फर्स्ट आता है हेल्थ के ऊपर, मे कोज एलर्जीज और फेल टू परफॉर्म डिजायर्ड इफेक्ट, सप्लाई डज नॉट प्रोवाइड अ सब्सटेंशियल क्वांटिटी एज द रिकमेंडेड डेली इनटेक। इन्वायरमेंट पे देखते हैं, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में बिकम अ ग्रीजरियस वीड एंड इंडेंजर द एग्जिस्टेंस ऑफ नेचुरल राइस प्लांट्स, जेनेटिक कंटामिनेशन ऑफ नेचुरल ग्लोबल स्टेपल फूड्स। कल्चर में हम देखते हैं, सम पीपल प्रेफर टू कल्टिवेट एंड ईट ओनली वाइट राइस बेस्ड ऑन द ट्रेडिशनल वैल्यू एंड स्पिरिचुअल बिलीव्स। हेल्थ के ऊपर देखते हैं तो हम हेल्थ में हमें ये एलर्जी कॉज कर सकता है, क्योंकि ये जीएम क्रॉप ही तो है, नेचुरल से ही है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, तो ये हमें एलर्जी भी कर सकता है। जैसे कि हम बीटी ब्रिंजल में देखा था कि जीएम क्रॉप्स हमें हेल्थ के ऊपर कॉज भी कर सकते हैं हमें, और इसे हम रेगुलर में नहीं ले सकते हैं, डेली इंटेक नहीं कर सकते हम इनका। इन्हें हम कभी कभी ले सकते हैं, लेकिन रेगुलर में हम इनको नहीं ले सकते। इन्वायरमेंट में हम देखते हैं कि ये बायोडाइवर्सिटी को लॉस करता है, क्योंकि जो नेचुरल जो राइस होता है ये उसके ऊपर, नेचुरल राइस प्लांट्स की एग्जिस्टेंस के ऊपर ये एक तरीके से इंडेंजर्ड स्पीशीज है। जेनेटिक ग्लोबल स्टेपल फूड्स में भी इन्वायरमेंट के ऊपर ये खतरा है एक तरीके से। और कल्चर के ऊपर हम देखते हैं तो ये जो कुछ जो लोग होते हैं वो वाइट जो सफ़ेद चावल होते हैं उसे ही खाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि सफ़ेद चावलों का ट्रेडिशनल वैल्यू भी ज़्यादा होता है। हम पूजा में देखते हैं कि हम सफ़ेद चावल को ही रखते हैं, पीले चावलों को नहीं रखते हैं। चाहे हम पूजा में रखें या हम कभी किसी की तिलक में या थाली में रखते हैं तो हम वाइट चावल ही रखते हैं। और इस वाइट चावलों से स्पिरिचुअल बिलीफ भी होता है। ये हम देख सकते हैं इन पिक्चर्स में। ये जो वाइट चावल होते हैं इन्हें हम नेचुरली चावल बोल सकते हैं, नेचुरल राइस है ये, जिन्हें हम नेचुरल रूप में हम यूज़ करते हैं। ये वाइट एंड येलो, नॉर्मल वाइट राइस एंड गोल्डन राइस, गोल्डन राइस फर्स्ट, गोल्डन राइस सेकेंड। My next topic is transgenic sweet potato. Botanical name of sweet potato is Ipomia bataras. We can also say that they are naturally genetically modified crop. Sweet potatoes from all over the world naturally contain agrobacterium genes, making sweet potatoes natural genetically modified organism. Sweet potato जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में जो स्वीट पोटैटो है वो एग्रो जो बैक्टीरियम है, एग्रो बैक्टीरियम, उसके जो जीन्स होते हैं उन्हें नेचुरली ये कंटेन करते हैं, जो कि स्वीट पोटैटो को जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। रिसर्चर्स from Ghent University and the International Potato Institute have discovered that sweet potatoes from all over the world naturally contain genes from the bacterium agrobacterium. जो जेंट यूनिवर्सिटी है वहाँ के रिसर्चर्स और जो अदर इंटरनेशनल रिसर्चर्स है पोटैटो इंस्टीट्यूट के, उन्होंने डिस्कवर किया कि स्वीट पोटैटो है फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया एंड अदर कंट्रीज। दे डिस्कवर दैट द स्वीट पोटैटो की जो स्वीट पोटैटो है वो जो एग्रोबैक्टीरियम की जो जीन्स होते हैं उन्हें नेचुरल रूप से उन्हें नेचुरली कंटेन करते हैं। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस फॉरेन डीएनए, स्वीट पोटैटो कैन बी सीन एज ए नेचुरल जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। क्योंकि इनके अंदर जो फॉरेन डीएनए है, यानी कि जो फॉरेन डीएनए के प्रेजेंस की वजह से हम स्वीट पोटैटो को नेचुरल जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं।
The researchers discovered the foreign DNA sequence of agrobacterium while searching the genome. This is the entire DNA code of sweet potato for viral diseases. जो रिसर्चर्स थे उनने डीएनए सीक्वेंस के लिए पोटैटो में जो वायरल डिजीज़ होती है उसकी जब ये उसकी खोज कर रहे थे पोटैटोज के अंदर, तब उन्हें ये फॉरेन डीएनए सीक्वेंस एग्रोबैक्टीरियम का जो फॉरेन डीएनए सीक्वेंस था वो स्वीट पोटैटो के अंदर मिला। उसके स्वीट पोटैटो के इंटायर डीएनए कोड में ये जीन उन्हें मिला था। इंस्टेड ऑफ कंट्रीब्यूटिंग दिस पेक्यूलर finding to bacterial contamination of the plant samples, the researchers decided to study this sequence in more details. वो खोज तो वो रिसर्च तो पोटैटो के अंदर वायरल डिसीज़ की कर रहे थे, लेकिन उन्हें जब उन्हें स्वीट पोटैटो के अंदर ये फॉरेन डीएनए नेचुरल रूप से मिला, तो उन्होंने उस खोज को रोककर उस स्वीट पोटैटो के अंदर इस बैक्टीरियल डिजीज़ की, इस फॉरेन डीएनए की खोज करना जारी रखा। उन्होंने इस स्टडी को आगे और मोर डिटेल इसके लिए और जानकारी जोड़ने का डिसाइड किया। The sequence appeared to be present in each of the 291 tested sweet potato cultivars and even in some wild related species. इस सीक्वेंस के अपीयर होने के बाद में स्वीट पोटैटो की जो और जो स्पीसीज थी उनके ऊपर भी इन्होंने रिसर्च स्टार्ट की, और जो अदर वाइल्ड रिलेटेड स्पीशीज़ भी थी उसके ऊपर भी इन्होंने रिसर्च स्टार्ट की। डिफरेंट रिसर्च मेथड्स कंफर्म द सेम कंक्लूजन। अलग अलग रिसर्च ने अलग अलग मेथड से ये कंफर्म किया और सभी का एक ही कंक्लूजन निकला था। द स्पेसिफिक सीक्वेंस आर नॉट ड्यू टू कंटामिनेशन बट दे आर पार्ट ऑफ द स्वीट पोटैटो जीनोम। ये जो इन्हें जो जीन मिला था ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस नहीं था, और जबकि ये स्वीट पोटैटो के जीनोम का ही एक तरीके से पार्ट थे। द जीन्स इन द फॉरेन डीएनए सीक्वेंस वर ऑल्सो शोन बी एक्टिव इन स्वीट पोटैटो, which can indicate that they provide a positive characteristic which was selected by farmers during domestication. ये जो जीन्स था फॉरेन डीएनए का जो सीक्वेंस था ये स्वीट पोटैटो के अंदर एक्टिव दिखाई दे रहा था, जो कि इंडिकेट करता है कि ये एक पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक है कि जो नेचर है जो वो कि ये जो जब फार्मर जो होते हैं वो डोमेस्टिकेशन कहते हैं उस टाइम ये सेलेक्ट किए जाते हैं। इट इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम दैट रिसर्चर्स हैव फाउंड बैक्टीरियल, फंगल और वायरल डीएनए इन द जीनोम ऑफ प्लांट और एनिमल्स और हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। In a horizontal gene transfer, there is an exchange of genes between different species, in contrast to normal gene transfer from parents to progeny, which occurs within one species. ये कोई पहली बार नहीं है कि रिसर्चर्स को इस तरीके की कोई खोज मिली है। उन्हें ये सब बैक्टीरिया, फंगल या फिर वायरल डीएनए होते हैं उनके जीनों में भी उन्हें ये ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है जिसे हम हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र भी कहते हैं। हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र क्या होता है कि इसके अंदर जो है जीन्स का एक्सचेंज होता है, डिफरेंट स्पीसीज़ के बीच में जीन्स का एक्सचेंज होता है। चाहे वो ये जो है इसका कॉन्ट्रास्ट होता है नॉर्मल जीन के ट्रांसफर से लेके फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी, यानी कि उनके जो पेरेंट्स है तो जाति वृत्ति भी हम देख सकते हैं। एक स्पीसीज की जो जाति वृत्ति उसमें भी हम ये चीज़ देख सकते हैं। फाइंडिंग सिमिलर सीक्वेंस इज नॉट अ फुल प्रूफ गारंटी दैट दे आर द रिजल्ट ऑफ ओरिजिनल जीन ट्रांसफर। सिमिलर सीक्वेंस जो है ये एक तरीके से फुल प्रूफ गारंटी नहीं है कि यह हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर का रिजल्ट भी हो सकते हैं। बट इन केस ऑफ स्वीट पोटैटो देयर आर स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस दैट दिस हैज़ हैपन्ड। लेकिन जो स्वीट पोटैटो का केस है इसमें स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस है कि ये ऐसा हुआ है, कि ये हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर का भी एक केस हो सकता है। इंडीड एग्रोबैक्टीरियम इज स्पेशलाइज्ड टू ट्रांसफर अ पार्ट ऑफ इट्स ओन डीएनए, कि इसमें हम देख सकते हैं कि एग्रोबैक्टीरियम जो बैक्टीरिया है वो एक उसका खुद का डीएनए जो है स्पेशल रूप से इसमें ट्रांसफ़र हुआ है। द सो कॉल्ड टी डीएनए, जो टी डीएनए होता है वो टू प्लांट्स एंड इट इज़ टी डीएनए दैट हैज़ बीन फाउंड इन स्वीट पोटैटो। जो एग्रोबैक्टीरियम का जो टी डीएनए होता है वो स्वीट पोटैटो में प्रेजेंट होता है। प्रेजेंस ऑफ एग्रोबैक्टीरियम टी डीएनए इन स्वीट पोटैटो डिमॉन्स्ट्रेट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ डीएनए एक्सचेंज अक्रॉस स्पीशीज बैरियर्स। इस एग्रोबैक्टीरियम के टी डीएनए का स्वीट पोटैटो में प्रेजेंट होने की पॉसिबिलिटी बताती है कि डीएनए एक्सचेंज हुआ है स्पीशीज बैरियर्स के बावजूद भी। The mechanism that agrobacterium uses to incorporate its own tDNA in genetic material of plants forms the basis of GMO technology. जो एग्रोबैक्टीरियम की जो पूरी मैकेनिज्म है इसमें
इस मैकेनिज़्म जब हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की टेक्नोलॉजी में हम देखते हैं कि जो एग्रोबैक्टीरियम को हम यूज़ करते हैं उसके खुद के टीडीएनए को एज ए जेनेटिक मटेरियल प्लांट्स के अंदर हम डालकर हम न्यूली जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म प्लांट्स को हम बनाते हैं। जबकि एग्रोबैक्टीरियम वाइल एग्रोबैक्टीरियम ट्रेडिशनली इंट्रोड्यूस इट्स टीडीएनए ओनली इन अ फ्यू प्लांट्स सेल्स, जबकि जो एग्रोबैक्टीरियम जो है ट्रेडिशनली से उसके जो टीडीएनए को कुछ प्लांट्स के सेल्स में ही इंट्रोड्यूस किया गया था। बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैव सक्सीडेड टू रीजनरेट प्लांट्स फ्रॉम दिस सेल्स, और उसकी एग्रोबैक्टीरियम की सेल से बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने न्यू प्लांट्स रीजनरेट करने में सक्सेस हुए थे। द फाइंडिंग ऑफ टीडीएनए इन सीड पोटैटो नाउ रिवील्स दैट दिस एक्स्ट्रा स्टेप हैज आल्सो अकर्ड इन नेचर थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो। ये जो जबकि जो टीडीएनए को स्वीट पोटैटो में प्रेजेंट होना या फिर उसका टीडीएनए का स्वीट पोटैटो में मिलना, ये रिवेल करता है, ये एक तरीके का राज खोलता है कि नेचर ने ये चीज़ पहले से ही, नेचर जो है वो हमेशा एक कदम आगे ही रहती है। ये चीज़ ये चीज़ थाउजेंड मतलब 1000 साल पहले ही हो चुकी है। मतलब पहले से ही एग्रोबैक्टीरियम का जीन उसके अंदर प्रेजेंट होना ये बताता है कि नेचर हमेशा ही इंसानों से एक कदम आगे रही है और आगे ही रहेगी। Professor Lieve Jensen, one of the researchers involved in the study, said the natural presence of Agrobacterium tDNA in sweet potato and its stable inheritance during evolution is a beautiful example of the possibility of DNA exchange across species barriers. जो प्रोफेसर लिएवे जैसन है, उन्होंने अपनी स्टडी में कहा है, अपने इस स्वीट पोटैटो की स्टडी में कहा है कि नेचर की एग्रोबैक्टीरियम के टीडीएनए का स्वीट पोटैटो में नेचुरल रूप से प्रेजेंस होना और उसका उसका इनहेरिटेंस का स्टेबल होना ड्यूरिंग मतलब इतने सारे इवोल्यूशन होने के बावजूद भी उसका स्टेबल इनहेरिटेंस होना एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। और पॉसिबिलिटी है उसके डीएनए एक्सचेंज की इतने सारे स्पीशीज बैरियर्स होने के बावजूद भी एक अच्छा उदाहरण है। इट डेमोन्स्ट्रेट्स दैट जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑल्सो हैपन्स इन नेचर। ये एक तरीके का उदाहरण है और ये बताता है कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन भी नेचर के अंदर हो सकता है। In comparison to natural GMOs that are beyond our control, human-made GMOs have the advantage that we know exactly which characteristic we add to the plant. In comparison to natural GMOs that are beyond our control, इसके कंपैरिजन में हम देख सकते हैं कि नेचुरल GMO यानी कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है वो हमारे कंट्रोल से परे हैं, और हमारे जो ह्यूमन मेड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है उनसे ये पूरी तरीके से अलग है। दैट वी नो एग्जैक्टली विच कैरेक्टरिस्टिक वी एड टू द प्लांट। Sweet potato is one of the most important food crops for human consumption, especially in sub-Sahara Africa, parts of Asia and the Pacific Islands. स्वीट पोटैटो जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप है ह्यूमन के कंजप्शन में, स्पेशली इन सहारा अफ्रीका और एशिया के कुछ पार्ट्स में और पैसिफिक आइलैंड्स में। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड क्रॉप्स विच आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स in caves of Colca Canyon in Peru that are 8,000 to 10,000 years old. These are the sweet potato pictures of sweet potatoes. Thank you. There are some reference which I take from some books, some journals, and some websites, and some slide share PPTs, and especially thank for my classmate Meena and Pooja Regar for their cooperation to prepare this PDF, this seminar on transgenic plants. Thank you.